हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शेम, फ्री योरसेल्फ, फाइंड जॉय एंड बिल्ड ट्रू सेल्फ एस्टीम बाय जोसेफ बर्गो बुक के बारे में। किशोर की जिंदगी में सब कुछ चलता तो ठीक ठाक था, पर अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन था। वो अपने दोस्तों के साथ हंसता था, ऑफिस में मेहनत करता था और घर पर एक आदर्श बेटे की तरह पेश आता था, पर जब भी वो अकेला होता उसे एक अजीब सा वेट महसूस होता था। ये वेट कोई फिजिकल बोझ नहीं था, पर एक ऐसा भावनात्मक दबाव जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पाता था। एक दिन किशोर अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा था। उनकी बातें मजेदार थीं, पर अचानक किसी ने किशोर की कॉलेज के दिनों की एक घटना का जिक्र किया। याद है जब तू एनुअल फंक्शन में स्टेज पर गिर गया था? दोस्तों ने ठाके लगाए। किशोर भी हंसा, पर अंदर ही अंदर वो छोटा सा शर्मिंदगी का पल उसके सीने में कांटे की तरह चुभ गया। उसे याद आया कि वो घटना उसके लिए कितनी ह्यूमिलिएटिंग थी। उस दिन के बाद उसने कभी किसी पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेने की हिम्मत नहीं की थी। वो घर लौटा और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा, क्यों ये बातें मुझे इतना डिस्टर्ब करती हैं? इतने सालों बाद भी क्यों ये चीज़ें मुझे जकड़ लेती हैं? उसे लगा कि उसे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो उसे इस दर्द से छुटकारा दिला सके। कुछ दिनों बाद वो एक बुक स्टोर में घूम रहा था। रैंडमली उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था शेम, फ्री योरसेल्फ, फाइंड जॉय और बिल्ड ट्रू सेल्फ एस्टीम। लेखक का नाम था जोसेफ बर्गो। किशोर को नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पर किताब का टाइटल जैसे उसकी अपनी कहानी कह रहा था। उसने किताब उठा ली। घर लौटकर उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर ही लिखा था, शेम इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस। किशोर ने कुछ रुककर इसे पढ़ा। शेम यूनिवर्सल है? मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता? वो मन ही मन सोचने लगा। उसने आगे पढ़ा, शेम एक प्राकृतिक और व्यापक भावना है जो हर किसी को मिलती है। ये लाइन जैसे उसकी आंखें खोल रही थी। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ होता है। किशोर को याद आया कि कैसे बचपन में जब उसने पापा के सामने अपनी एक पेंटिंग दिखाई थी तो पापा ने कहा था, ये क्या बनाया है? कलर्स तो ठीक से लगाए नहीं। वो पल उसे हमेशा याद रहा। वो पेंटिंग करना छोड़ चुका था। किताब पढ़ते पढ़ते किशोर को एहसास हुआ कि शेम एक ऐसा इमोशन है जिसे उसने हमेशा अवॉइड किया था। उसने इसे कभी फेस नहीं किया, बल्कि उसे दबा दिया था। जोसेफ बर्गो ने लिखा था कि हमें अपने शेम को समझना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक हम उसे पहचानेंगे नहीं, तब तक वो हमें कंट्रोल करता रहेगा। किशोर को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग के वो बंद दरवाजे खोल दिए हों जिनके पीछे वो अपने सारे दर्द छुपाकर बैठा था। उसने सोचा, अगर ये सब यूनिवर्सल है तो शायद मैं इसे नॉर्मल तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। शायद मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उस रात किशोर ने अपने चाइल्डहुड के कुछ पुराने स्केचेस निकाले जो उसने पापा की क्रिटिसिज्म के बाद भी संभाल कर रखे थे। उसने देखा कि वो उतने बुरे भी नहीं थे जितना उसने हमेशा सोचा था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, शायद तब मुझे खुद पर कुछ भरोसा करना चाहिए था। अगले दिन ऑफिस में उसकी कोलीग सीमा ने उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया। किशोर पहले अक्सर ऐसे इनवाइट्स को टाल देता था। उसे लगता था कि अगर उसने कुछ ऑकवर्ड कह दिया तो लोग उसे जज करेंगे, पर इस बार उसने किताब में पढ़े लेसन को याद किया। उसने सोचा, शेम इज़ नेचुरल। अगर मैं खुद को जज करना बंद कर दूं तो शायद दूसरों की जजमेंट मुझे इतनी बड़ी नहीं लगेगी। कॉफ़ी टेबल पर वो कुछ नर्वस था, पर उसने अपनी बातें खुलकर कहीं। उसने महसूस किया कि सीमा उसे बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने ना तो कोई मजाक उड़ाया, ना कोई जजमेंटल कमेंट किया। किशोर को महसूस हुआ कि शायद वो खुद ही अपने मन में चीज़ों को बड़ा बना लेता है। उस रात किशोर ने किताब का दूसरा चैप्टर शुरू किया। उसने खुद से वादा किया कि वो इस जर्नी को पूरा करेगा। वो अपनी इनर शेम को फेस करेगा, उसे समझेगा और धीरे धीरे खुद को हील करेगा। कहानी तो यहीं नहीं रुकने वाली थी। किशोर की ये जर्नी तो बस शुरू हुई थी। उसे खुद नहीं पता था कि ये किताब उसे कहाँ लेकर जाएगी, पर एक बात साफ थी, वो अब अपनी जिंदगी में शेम को अवॉइड करने के बजाय उसे एम्ब्रेस करने की राह पर निकल पड़ा था। किशोर ने जैसे ही किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि अब यह किताब सिर्फ एक साधारण सेल्फ हेल्प गाइड नहीं रह गई थी। ये जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी।
हर शब्द जैसे उसे उसकी खुद की कहानी बताता। उस रात वो अपने बिस्तर पर बैठा था, किताब उसके हाथों में थी और दिमाग में नए सवाल घूम रहे थे। किताब में लिखा था, शेम कैन बी बोथ हार्मफुल एंड हेल्पफुल। किशोर ने रुक कर इस वाक्य पर ध्यान दिया। सहायक? शेम हेल्पफुल कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। उसने तो हमेशा इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखा था, कुछ ऐसा जो उसे अंदर ही अंदर कमजोर बनाता है। जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसे समझ आया कि जोसेफ बर्गो कुछ और ही कहना चाह रहे थे। उन्होंने लिखा था कि शेम दो तरह का हो सकता है, टॉक्सिक और हेल्थी। किशोर ने अपने दिमाग में फ्लैशबैक्स देखे, अपनी जिंदगी के उन पलों के जहां शेम ने उसे तोड़ा था। पर अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद कुछ ऐसी भी सिचुएशंस थीं जहां इस इमोशन ने उसे बेहतर इंसान बनने में मदद की थी। वो सोचने लगा। उसे याद आया कि एक बार जब वो कॉलेज में था, उसने अपने एक दोस्त का मजाक उड़ाया था, वो भी सबके सामने। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उस वक्त उसे बड़ा मजा आया था, पर बाद में जब उसने अपने दोस्त के चेहरे की उदासी देखी तो उसे खुद पर शर्म आई थी। उसने तुरंत माफी मांगी थी और शायद उसी पल उसने सीखा था कि किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना ठीक नहीं। तो ये शेम था, उसने खुद से कहा, लेकिन इसने मुझे सही और गलत का फर्क सिखाया। ये रियलाइजेशन उसके लिए आई ओपनिंग था। उसे समझ में आ रहा था कि हर बार शेम का मतलब ह्यूमिलिएशन या एम्बैरेसमेंट नहीं होता। कभी कभी ये हमें हमारी बाउंड्रीज समझाने का काम भी करता है। अगले दिन किशोर अपने ऑफिस में था। एक प्रेजेंटेशन के दौरान उसने देखा कि उसका जूनियर साथी एक गलती कर रहा था। किशोर के पास दो चॉइसेस थीं, या तो वो सबके सामने उसे टोक दे या बाद में उसे अकेले में समझाए। पहले शायद वो पहला रास्ता चुनता, पर इस बार उसने खुद को रोका। उसे महसूस हुआ कि उसका जूनियर भी वही शेम महसूस करेगा जो कभी उसने किया था। उसने प्रेजेंटेशन के बाद उसे सॉफ्टली समझाया। उस रात जब किशोर घर लौटा तो उसने अपनी डायरी निकाली। वो अब हर दिन अपने इमोशंस को लिखने की कोशिश करता था। उसने लिखा, आज मैंने महसूस किया कि हेल्थी शेम हमें एम्पैथेटिक बनाता है। ये हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाता है। किताब में एक और बात ने उसका ध्यान खींचा। जोसेफ बर्गो ने लिखा था कि टॉक्सिक शेम और हेल्थी शेम के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। टॉक्सिक शेम वो होता है जो हमें अंदर से तोड़ता है, जो हमें बार बार ये महसूस कराता है कि हम किसी चीज के लायक नहीं हैं, जबकि हेल्थी शेम हमें सुधारने का मौका देता है। किशोर ने सोचा, तो मैं अपने टॉक्सिक शेम को हेल्थी शेम में कैसे बदल सकता हूं? यह सवाल उसके लिए चुनौतीपूर्ण था, पर उसने फैसला किया कि वो इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखेगा। कुछ दिनों बाद वो अपने परिवार के साथ डिनर पर था। खाने के दौरान उसकी मां ने कैजुअली कहा, किशोर, तू हमेशा इतना इंट्रोवर्टेड क्यों रहता है? तुझे कुछ खुलकर लोगों से बात करनी चाहिए। पहले ऐसी बात सुनकर किशोर डिफेंसिव हो जाता था। उसे लगता था कि मां उसे क्रिटिसाइज कर रही हैं, पर इस बार उसने कुछ ठहर कर सोचा। उसे एहसास हुआ कि शायद मां का इंटेंशन उसे नीचा दिखाने का नहीं था। वो जेन्युइनली चाहती थी कि वो अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करे। उसने मां को काल्मली जवाब दिया, आप सही कह रही हैं, मैं इन कोशिश करूंगा कि कुछ ज्यादा बातचीत करूं। ये किशोर के लिए एक छोटी जीत थी। उसने टॉक्सिक शेम को हेल्थी शेम में बदलने की कोशिश की थी। किताब पढ़ते पढ़ते किशोर को एहसास हुआ कि हेल्थी शेम न केवल सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, बल्कि ये हमारे रिलेशनशिप्स को भी मजबूत करता है। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसने अपनी बहन के साथ बहस के दौरान उसे हार्श वर्ड्स कह दिए थे। उस दिन उसे खुद पर बहुत शर्म आई थी, लेकिन उस शेम ने उसे अपनी बहन से माफी मांगने और अपने रिश्ते को सुधारने के लिए मोटिवेट किया। जोसेफ बर्गो ने एक और बात लिखी थी जिसने किशोर को डीपली इम्पैक्ट किया। उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने टॉक्सिक शेम को एक्सेप्ट कर लें और उसे एनालाइज करें तो हम उसे कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। इसे अवॉइड करने की बजाय हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। किशोर ने किताब को बंद किया और अपने कमरे में टहलने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है जहां टॉक्सिक शेम ने उसे अंदर से तोड़ा था, जैसे जब वो स्कूल में था और उसकी टीचर ने सबके सामने उसे डांटा था।
उस घटना ने उसे इतना हिलाकर रख दिया था कि वो कभी भी क्लास में सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर अब वो उस मेमोरी को एक अलग नजरिए से देख रहा था। उसने सोचा, शायद मैं उस वक्त डर गया था, पर अगर मैं आज उस इमोशन को समझूं तो शायद मैं इसे अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकता हूं। अगले कुछ दिनों में किशोर ने अपने टॉक्सिक शेम को हेल्थी शेम में बदलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसने अपने बचपन की उन यादों को फिर से जीने की कोशिश की जिन्हें वो हमेशा अवॉइड करता था। उसने महसूस किया कि इन पेनफुल मेमोरीज के पीछे कई सीखें छुपी थीं। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान अपने स्कूल के दिनों की एक एम्बैरेसिंग मेमोरी को मजाक में शेयर किया। सबने हंसकर उसे सपोर्ट किया। उसने महसूस किया कि जब हम अपने शेम को ओपनली स्वीकार करते हैं तो वो हमें उतना हर्ट नहीं करता। किशोर की जर्नी अभी भी चल रही थी। उसे पता था कि यह कोई आसान रास्ता नहीं है, पर उसने खुद से वादा किया था कि वो इस पर चलते रहेगा। उसे अब हर दिन अपने इमोशंस को लेकर कुछ और क्लैरिटी मिल रही थी, और शायद ये क्लैरिटी ही वो चीज थी जो उसे इनर पीस की तरफ ले जा रही थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। किशोर को अभी और सीखना था। आगे के चैप्टर्स में उसे और भी गहरी बातें समझनी थी। पर एक बात तो साफ थी, ये किताब उसकी जिंदगी बदल रही थी। किशोर ने किताब का अगला चैप्टर खोला। अब तक वो जान चुका था कि हर चैप्टर उसे अपने अंदर की किसी नई गहराई से मिलवाएगा। इस बार टॉपिक था टॉक्सिक शेम अंडरमाइंस सेल्फ वर्थ। उसने ये लाइन पढ़ी और एक गहरी सांस ली। वो पहले से ही समझ चुका था कि उसकी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज और डाउट्स कहीं ना कहीं उसकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से जुड़े हुए हैं। पर अब इस चैप्टर ने जैसे उस घाव पर सीधा रोशनी डाल दी थी। किताब ने शुरुआत में ही बताया कि टॉक्सिक शेम अक्सर बचपन के रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से आता है, जिनमें हमें बार बार इनएडिक्वेट, अनवर्दी या रिजेक्टेड महसूस कराया जाता है। किशोर ने किताब पढ़ते पढ़ते खुद को उन यादों के बीच पाया जो वो हमेशा से अवॉइड करता आया था। उसे अपने बचपन के कई ऐसे पल याद आए जब उसे लगा था कि वो काफी अच्छा नहीं है। जैसे वो दिन जब उसने अपने पापा को अपनी मैथ्स की टेस्ट कॉपी दिखाई थी। उसके नंबर अच्छे नहीं थे और पापा ने कहा था, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू हमेशा एवरेज ही रहेगा। उस वक्त वो चुप रह गया था, पर उस एक वाक्य ने उसके मन में एक बीज बो दिया था, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। किशोर किताब पढ़ते पढ़ते सोचने लगा कि यह टॉक्सिक शेम शायद उसी बीज से पनपा था। हर बार जब उसे कोई क्रिटिसाइज करता या रिजेक्ट करता, वो बीज और गहरा होता गया। उसने महसूस किया कि उस समय एक बच्चा होने के नाते वो इन चीजों को लॉजिकली समझ नहीं सकता था। उसके लिए हर नेगेटिव कमेंट उसकी सेल्फ वर्थ पर हमला था। जोसेफ बर्गो ने लिखा था कि टॉक्सिक शेम हमारे सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट कर देता है। यह हमें परफेक्शनिज्म, विथड्रॉवल या ओवर कॉम्पेंसेशन की तरफ धकेलता है। किशोर ने सोचा, यह तो मेरी पूरी कहानी है। कॉलेज के दिनों में किशोर को हर चीज में परफेक्ट बनने की आदत थी। वो सोचता था कि अगर वो परफेक्ट रहेगा तो लोग उसे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन यह परफेक्शनिज्म एक बोझ जैसा था। वो हर वक्त अपने आप पर दबाव डालता, और जब भी वो उस अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को नहीं छू पाता तो खुद को और भी ज्यादा जज करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ सिचुएशंस में उसने खुद को कंप्लीटली विथड्रॉ करते हुए पाया था। अगर उसे लगता कि किसी चीज में उसे एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ेगी तो वो उसमें भाग ही नहीं लेता। जैसे स्कूल में डिबेट्स में हिस्सा ना लेना या ऑफिस में टीम आउटिंग्स को अवॉइड करना। यह सब टॉक्सिक शेम का असर था। किशोर ने किताब में एक और लाइन पढ़ी, Recognizing the roots of toxic shame is the first step toward healing. उसने सोचा, तो मुझे अब इस शेम के जड़ तक जाना होगा। मुझे ये समझना होगा कि आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने बचपन के उन पलों का सामना करेगा जिन्हें उसने हमेशा इग्नोर किया था। उसने अपनी डायरी निकाली और अपने बचपन की पेनफुल मेमोरीज लिखने लगा। उसने वो सारे पल लिखे जहां उसे इनएडिक्वेट या अनवर्दी महसूस कराया गया था। जैसे जैसे उसने लिखा, उसे एहसास हुआ कि कई बार ये चीजें अनइंटेंशनली हुई थीं। जैसे पापा का गुस्सा, टीचर्स की डांट या दोस्तों की टीजिंग। शायद किसी का इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन फिर भी एक बच्चे के रूप में वो इन चीजों को इंटरनलाइज कर चुका था।
किशोर को किताब की एक और बात याद आई। जोसेफ बर्गो ने लिखा था कि टॉक्सिक शेम से उबरने के लिए हमें इसे चैलेंज करना होगा। हमें अपनी उन कोर बिलीफ्स को बदलना होगा जो इस शेम ने हमें सिखाई हैं। अगले कुछ दिनों तक किशोर ने अपने इनर क्रिटिक को नोटिस करना शुरू किया। जब भी वो खुद को जज करता, जैसे तू हमेशा गलत ही करता है या तू किसी चीज के लायक नहीं है, वो खुद से पूछता, ये आवाज कहां से आई है? क्या ये मेरी अपनी सोच है या ये किसी और के शब्द हैं जो मैंने मान लिए हैं? उसे एहसास हुआ कि बहुत बार ये आवाजें उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस की एको थीं। उसने फैसला किया कि वो इन बिलीफ्स को अब अपने दिमाग से निकाल फेंकेगा। उसने किताब में पढ़ा था कि इसके लिए सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी है। एक दिन उसने अपने रिफ्लेक्शन को आईने में देखा और खुद से कहा, तू काफी अच्छा है जैसा भी है। तू परफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान होने का मतलब ही इम्परफेक्शंस के साथ जीना है। ये कहने में उसे पहले कुछ ऑकवर्ड लगा, पर धीरे धीरे वो इस प्रैक्टिस में कंफर्टेबल होने लगा। उसने किताब के एक और हिस्से पर ध्यान दिया जहां लिखा था कि टॉक्सिक शेम ऑफ्टन लीड्स टू ओवर कॉम्पेंसेशन। उसने सोचा कि कैसे वो हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था ताकि कोई उसे रिजेक्ट ना करे, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि ये सब सिर्फ एक फसाड था। उसने सोचा, अगर मैं अपनी वर्थ को अपने अचीवमेंट्स या दूसरों की अप्रूवल से नहीं जोड़ूंगा तो क्या होगा? यह सवाल उसे कुछ डराने वाला था, पर वो जानता था कि यही हीलिंग का रास्ता था। उसने अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाई और खुद से पूछा, क्या मैं इन चीज़ों के बिना भी खुद को वैल्यूएबल मान सकता हूं? शुरुआत में जवाब नहीं था, पर धीरे धीरे उसने खुद को याद दिलाना शुरू किया कि उसकी वैल्यू सिर्फ उसके काम या दूसरों की राय से डिफाइन नहीं होती। उसने किताब के एक और सुझाव को अपनाया, अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने का। उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वो 8 साल का था। वो उस मासूम बच्चे को देख रहा था जो अपने परिवार और दोस्तों की वैलिडेशन के लिए तरसता था। उसने उस तस्वीर से कहा, तू काफी अच्छा है, तुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। किशोर के लिए यह प्रोसेस आसान नहीं था। कई बार उसे अपने पुराने घावों से गुजरना होता था, पर हर बार वो कुछ और मजबूत महसूस करता। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वो टॉक्सिक शेम को समझ रहा था, वैसे वैसे उसका बोझ हल्का हो रहा था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में उसकी एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। पहले ऐसी सिचुएशंस में वो बहुत एंग्शियस हो जाता था। उसे लगता था कि अगर उसने गलती की तो लोग उसे जज करेंगे, पर इस बार उसने खुद को याद दिलाया कि गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। प्रेजेंटेशन के दौरान उसने कुछ छोटी गलतियां की, पर उसने खुद को काल्म रखा और अपना बेस्ट दिया। अंत में जब लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे थे तो उसने खुद को कहा, देखा, ये मिस्टेक्स इतनी बड़ी बात नहीं थी, तूने अच्छा किया। किशोर को एहसास हुआ कि टॉक्सिक शेम सिर्फ एक इल्यूजन था जिसने उसे सालों तक कंट्रोल किया, लेकिन अब वो धीरे धीरे इस इल्यूजन से आजाद हो रहा था। उसकी जर्नी अभी भी जारी थी। उसे पता था कि हीलिंग एक लंबा प्रोसेस है, पर अब उसके पास, उसने खुद से वादा किया कि वो अपने हर छोटे बड़े शेम का सामना करेगा, उसे समझेगा और उसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा बनाएगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। किशोर को अभी और गहराइयों में जाना था। किताब के अगले चैप्टर्स में और भी रहस्य थे जो उसकी जिंदगी को बदल सकते थे। किशोर ने किताब का अगला अध्याय पढ़ना शुरू किया। यह चैप्टर एक ऐसे विषय पर था जो उसके दिल के बहुत करीब था। बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम रिक्वायर्स सेल्फ एक्सेप्टेंस। उसने पहले ही इस जर्नी में काफी कुछ सीखा था। शेम को पहचानना, टॉक्सिक शेम के जड़ तक जाना और हेल्थी शेम को समझना। लेकिन अब ये चैप्टर उससे कुछ और गहरा करने की उम्मीद कर रहा था। पहले ही पैराग्राफ में जोसेफ बर्गो ने लिखा था कि ट्रू सेल्फ एस्टीम कम्स फ्रॉम एम्ब्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ, फ्लॉज एंड ऑल। किशोर ने इस लाइन को कई बार पढ़ा। फ्लॉज एंड ऑल, उसने सोचा, क्या वो सचमुच खुद को अपने फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट कर सकता है? क्या वो अपने उन हिस्सों को गले लगा सकता है जिन्हें उसने हमेशा छुपाने की कोशिश की थी? किशोर किताब पढ़ते पढ़ते अपने बचपन के दिनों में खो गया। उसे याद आया कि कैसे उसने हमेशा अपने आप को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मोल्ड किया था। स्कूल में उसे हमेशा यह महसूस कराया गया कि अगर वो टॉप ग्रेड्स नहीं लाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। घर पर उसे यह बताया गया कि उसे हमेशा
परफेक्ट बेटा बनना है। और कॉलेज में उसने खुद को अपने दोस्तों की अप्रूवल के लिए बदल लिया था। पर अब इस किताब ने उसे एक अलग ही सच्चाई दिखाई। जोसेफ बर्गो ने लिखा था कि सेल्फ एस्टीम का मतलब दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को समझना, खुद को एक्सेप्ट करना और यह महसूस करना कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। किशोर ने किताब में एक और लाइन पढ़ी, बाय कन्फ्रंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर शेम यू कैन डेवलप सेल्फ कंपैशन। उसने सोचा कि कैसे उसने अपने शेम को कन्फ्रंट करने की प्रक्रिया शुरू की थी। वो जानता था कि यह आसान नहीं था, पर उसने महसूस किया कि इससे उसका नजरिया बदलने लगा था। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लूं तो क्या होगा? यह सवाल उसके लिए नया था। अब तक वो अपने फ्लॉज को छुपाने और उनसे लड़ने में लगा रहता था। उसने खुद को याद दिलाया कि फ्लॉज का होना इंसान होने का हिस्सा है। उसने सोचा, शायद फ्लॉज ही मुझे यूनिक बनाते हैं और अगर मैं इन्हें एम्ब्रेस कर लूं तो शायद मुझे दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। उसने किताब में पढ़ा कि सेल्फ कंपासन एक पावरफुल टूल है। इसका मतलब है अपने आप के प्रति उतने ही दयालु होना जितना आप किसी अच्छे दोस्त के प्रति होते हैं। किशोर को लगा कि यह बात बड़ी सिंपल है, पर उसने इसे कभी अप्लाई नहीं किया था। वो हमेशा अपने आप से हार्श था। जब भी वो कोई गलती करता वो खुद को क्रिटिसाइज करता। जब भी वो किसी चीज में फेल होता वो खुद को लूजर समझता। किशोर ने तय किया कि अब वो इस पैटर्न को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपने दिन की शुरुआत एक सिंपल प्रैक्टिस से की। हर सुबह वो आईने में खुद को देखता और अपने आप से कहता, तू जैसे है वैसा ही काफी अच्छा है, और हां, अगर तू गलती करेगा तो भी ठीक है, तू इंसान है। शुरुआत में ये सब उसे कुछ ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये वर्ड्स उसके अंदर एक सटल बदलाव ला रहे थे। वो अपने आप के प्रति कुछ जेंटल होने लगा था। एक दिन ऑफिस में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसे इस लेसन को और गहराई से समझने का मौका दिया। उसकी एक बड़ी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन थी। उसने बहुत मेहनत की थी, पर प्रेजेंटेशन के दौरान उसने एक टेक्निकल डिटेल गलत बता दी। पहले ऐसे मोमेंट्स में वो खुद को घंटों तक गिल्ट और शेम में डूबा रहता, पर इस बार उसने खुद से कहा, गलती हुई है, ठीक है, ये तेरा पूरा व्यक्तित्व डिफाइन नहीं करती। उसने प्रोजेक्ट टीम से माफी मांगी और तुरंत उस गलती को ठीक करने की कोशिश की। उसके कॉलीग्स ने उसकी ऑनेस्टी की सराहना की और उसे एहसास हुआ कि गलती करना उतना बड़ा डील नहीं है जितना वो हमेशा मानता था। किताब पढ़ते पढ़ते किशोर को अपने पास्ट के एक और मेमोरी की याद आई। वो स्कूल में था जब उसने पहली बार स्टेज पर कविता पढ़ी थी। उस वक्त उसकी आवाज कांप रही थी और ऑडियंस में कुछ लोग हंस पड़े थे। उसने उस ह्यूमिलिएशन को इतने गहरे में दबा लिया था कि वो कभी दोबारा स्टेज पर नहीं गया। अब उसने उस मेमोरी को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की। उसने खुद से कहा, तूने हिम्मत करके स्टेज पर गया, यही बड़ी बात थी। और अगर ऑडियंस में कुछ लोग हंसे भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू अच्छा नहीं था, शायद उनकी अपनी समस्याएं थीं। ये थॉट उसे हल्का महसूस करवा रहा था। उसने महसूस किया कि सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब सिर्फ अपने वर्तमान को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि अपने पास्ट के उन हिस्सों को भी अपनाना है जिन्हें वो रिजेक्ट करता आया है। कुछ दिनों बाद किशोर ने अपनी डायरी में एक नई एंट्री लिखी। उसने लिखा, मैंने आज महसूस किया कि मुझे खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लोग मुझे खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लोग मुझे खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लोग मुझे खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लोग मुझे खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लोग मुझे खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लोग मुझे खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि लोग मुझे खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी वैल्यू इस बात से तय नहीं। हाँ, पहले ऐसे मोमेंट्स में किशोर खुद को छोटा महसूस करता, पर इस बार उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, वो दिन फनी थे, पर आज मैं वो इंसान हूं जिसने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया है और ये मेरे लिए काफ़ी है। उसकी ये प्रतिक्रिया देखकर उसके दोस्त भी चुप हो गए। किशोर को लगा जैसे उसने एक छोटा सा युद्ध जीत लिया हो।
अब किशोर हर दिन इस थॉट को रीइंफोर्स करने की कोशिश करता था कि सेल्फ एस्टीम का मतलब दूसरों को खुश करना नहीं है, इसका मतलब है अपने आप से खुश होना। उसने अपने पुराने हॉबीज को फिर से अपनाया। पेंटिंग, जो उसने बचपन में छोड़ दी थी। उसने अपनी पहली पेंटिंग पूरी की और खुद को शाबाशी दी, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग इसे कैसे देखेंगे। उसकी जर्नी अभी भी जारी थी। उसने किताब का ये लेसन पूरी तरह से समझ लिया था कि सेल्फ एस्टीम तभी पॉसिबल है जब हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट करें, फ्लॉज के साथ, इम्परफेक्शंस के साथ। और किशोर ने ठान लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी इसी एक्सेप्टेंस के साथ जिएगा। आगे की यात्रा में और भी सीखने को था। किताब के अगले चैप्टर्स में उसे और गहरे इंसाइट्स मिलने वाले थे और किशोर इस बार पूरी तरह तैयार था। किशोर ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। इस बार टॉपिक था जॉय और फुलफिलमेंट कॉम फ्रॉम ऑथेंटिसिटी। उसने जैसे ही ये शब्द पढ़े, उसे एहसास हुआ कि ये चैप्टर उसकी जिंदगी की एक नई दिशा तय करने वाला है। वो अब तक कई चीजें सीख चुका था, शेम को पहचानना, टॉक्सिक शेम से उबरना और सेल्फ एक्सेप्टेंस को गले लगाना। लेकिन अब किताब उससे एक कदम आगे बढ़ने की बात कर रही थी, अपने असली व्यक्तित्व को अपनाना और उसी के अनुसार जीना। जोसेफ बर्गो ने शुरुआत में ही लिखा था, लिविंग ऑथेंटिकली मीन्स बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ रादर देन सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। किशोर ने ये लाइन 2 बार पढ़ी। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उससे कही गई हो। उसने सोचा, क्या मैं अब तक ऑथेंटिकली जी रहा था या मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में बिता दी। उसने अपनी यादों में झांकना शुरू किया। बचपन से लेकर अब तक वो हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता रहा था। स्कूल में वो अपने दोस्तों के जैसा बनने की कोशिश करता था। ऑफिस में वो हमेशा अपने बॉस की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए भागता रहता। यहां तक कि परिवार में भी उसने कई बार अपनी इच्छाओं को दबा दिया था ताकि वो अच्छा बेटा बन सके। लेकिन अब इस चैप्टर ने उसे एक नई सोच दी। जोसेफ बर्गो ने लिखा था कि जब आप अपने असली व्यक्तित्व को अपनाते हैं और बाहरी वैलिडेशन की परवाह करना बंद कर देते हैं, तो एक गहरी खुशी और संतोष का अनुभव होता है। ये शब्द किशोर के दिल को छू गए। उसने किताब में आगे पढ़ा कि जब हम शेम के ग्रिप से खुद को आज़ाद कर लेते हैं, तो हम मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और अपने वैल्यूज़ के साथ जी सकते हैं। उसने सोचा, मेरी जिंदगी में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हैं ही कितने। किशोर को अपने कुछ पुराने रिश्ते याद आए। कई बार उसने लोगों से सिर्फ इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि वो उनके अप्रूवल का भूखा था। वो उन्हें खुश रखने के लिए अपनी पसंद नापसंद भूल जाया करता था। लेकिन इस सुपरफिशियल कनेक्शन से उसे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उसने खुद से एक बड़ा सवाल पूछा, अगर मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरा दिल चाहता है, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? यह सवाल उसे डराने वाला लगा, लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि यही उसकी जिंदगी को बदलने का पहला कदम हो सकता है। उस दिन किशोर ने एक नई शुरुआत करने की ठानी। उसने सोचा, मैं अब हर डिसीजन अपने दिल से करूंगा। मैं वो बनूंगा जो मैं हूं, न कि जो लोग मुझसे बनने की उम्मीद करते हैं। शाम को जब किशोर ऑफिस से घर आया तो उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। वो दोस्त अक्सर उसे मजाक में नीचा दिखाता था और किशोर हमेशा चुपचाप सुन लेता था। लेकिन इस बार उसने दोस्त से कहा, तुम्हारे जोक्स मुझे अनकंफर्टेबल करते हैं। अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो प्लीज इसे समझने की कोशिश करो। पहली बार किशोर ने अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस किया था और उसने महसूस किया कि ऐसा करके उसने खुद को कुछ और ऑथेंटिक महसूस किया। उसका दोस्त कुछ देर चुप रहा, फिर उसने माफी मांगी। किशोर को लगा कि जब आप अपने दिल की बात कहते हैं तो लोग भी आपको समझने की कोशिश करते हैं। किताब में एक और बात लिखी थी, When you live authentically, you align with your values. किशोर ने सोचा, मेरे वैल्यूज क्या हैं? मैं किन चीजों को सच में मानता हूं? उसने एक डायरी निकाली और उन चीजों की लिस्ट बनाने लगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। उसने लिखा, 1. ईमानदारी, 2. दूसरों की मदद करना, 3. अपनी क्रिएटिविटी को जगह देना, 4. खुद के लिए समय निकालना। उसे एहसास हुआ कि वो अपने वैल्यूज के खिलाफ जी रहा था। उसने कई बार खुद से झूठ बोला था दूसरों को खुश करने के लिए। दूसरों की मदद करने के बजाय अपने स्वार्थ को ज्यादा महत्व दिया था। उसने अपनी क्रिएटिविटी, पेंटिंग और राइटिंग को सालों से दबा रखा था। किशोर ने तय किया कि अब से
वो अपने वैल्यूज के साथ जिएगा। उसने सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी को प्रायोरिटी देने का फैसला किया। अगले ही दिन उसने अपने पुराने आर्ट सप्लाईज निकाले और पेंटिंग शुरू कर दी। वो घंटों तक रंगों में डूबा रहा। जब उसने अपनी पहली पेंटिंग पूरी की तो उसे एक अजीब सी खुशी और संतोष महसूस हुआ। किशोर ने महसूस किया कि ऑथेंटिसिटी का मतलब सिर्फ दूसरों से सच्चा होना नहीं है, बल्कि अपने आप से भी ईमानदार रहना है। उसने सोचा, मैं अब से वो करूंगा जो मेरे दिल को खुशी देता है, भले ही लोग इसे पसंद करें। किताब में एक और बात थी जिसने किशोर को बहुत प्रभावित किया। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स आर बिल्ड ऑन ऑथेंटिसिटी। उसने सोचा कि कैसे वो अपनी रिलेशनशिप्स में अक्सर नकली बनता था। वो दूसरों को खुश रखने के लिए झूठ बोलता या अपनी असली फीलिंग्स छुपा लेता। लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो अपनी हर रिलेशनशिप में सच्चाई लाएगा। एक दिन उसने अपने माता पिता से खुलकर बात की। उसने कहा, मैंने कई बार आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया है, पर अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे वैसे ही स्वीकार करें जैसा मैं हूं। उसके माता पिता पहले कुछ चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, हम हमेशा चाहते थे कि तुम खुश रहो। अगर ये तुम्हारी खुशी का रास्ता है तो हम तुम्हारे साथ हैं। किशोर को लगा जैसे उसके दिल का एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने महसूस किया कि जब आप ऑथेंटिकली जीते हैं तो आपके रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद किशोर अपने एक पुराने दोस्त से मिला जिसे उसने कई सालों से कांटेक्ट नहीं किया था। वो दोस्त हमेशा से किशोर की सच्चाई को समझता था और उसे वैसे ही एक्सेप्ट करता था जैसा वो है। उन्होंने घंटों तक बातें की और किशोर ने महसूस किया कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स का असली मतलब क्या होता है। अब किशोर की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। उसने महसूस किया कि ऑथेंटिसिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं तो जिंदगी में एक अलग ही तरह का जॉय और फुलफिलमेंट आता है। उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा अपने दिल की सुनेगा और अपनी ऑथेंटिसिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन उसे पता था कि इस जर्नी में और भी सबक आने बाकी हैं। किताब के अगले चैप्टर्स में और भी रहस्य थे जो उसकी ज़िंदगी को और गहराई से बदलने वाले थे। किशोर ने अब तक जो कुछ सीखा था वो उसकी ज़िंदगी के लिए एक मजबूत नींव बन चुका था। उसने किताब के हर चैप्टर से कुछ न कुछ ऐसा उठाया था जो उसे पहले खुद के खिलाफ काम करता दिखता था और अब उसे खुद के साथ खड़े होने का हौसला दे रहा था। उसने महसूस किया था कि शेम के जाल से निकलकर सेल्फ एक्सेप्टेंस और ऑथेंटिसिटी की ओर बढ़ना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। एक दिन किशोर अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी उसने अपनी डायरी की तरफ देखा। उसमें लिखी बातें उसे याद दिला रही थीं कि वो अपनी जिंदगी को सिर्फ काम और दूसरों की उम्मीदों तक सीमित नहीं कर सकता। उसने सोचा, अगर मैं सच में अपने वैल्यूज़ के साथ जी रहा हूं तो मुझे हर दिन अपनी क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऑफिस के बाद उसने तय किया कि वो अपनी पुरानी हॉबीज़ को पूरी तरह से अपनाएगा। उसने वीकेंड पर एक आर्ट एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग भेजी। ये वही पेंटिंग थी जो उसने ऑथेंटिसिटी को अपनाने के बाद बनाई थी। एग्जीबिशन के दिन जब लोग उसकी पेंटिंग की तारीफ कर रहे थे तो किशोर को पहली बार बाहरी वैलिडेशन की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसने खुद से कहा, यह खुशी सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने इसे अपने दिल से बनाया है। उसके रिश्ते भी बदल रहे थे। वो अब उन लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा था जो उसे उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए स्वीकार करते थे, और जो लोग उसे उसके असली रूप में नहीं समझते थे उनसे वो धीरे धीरे दूरी बना रहा था। किशोर ने महसूस किया कि जब आप अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं तो दुनिया आपके प्रति अलग नजरिया अपनाती है। उसने अपने माता पिता के साथ एक ईमानदार रिश्ता बनाया था। वो अब अपने दोस्तों और कॉलीग्स से भी अपनी सच्ची भावनाएं साझा कर पा रहा था। जोसेफ बर्गो की किताब का आखिरी संदेश किशोर के दिल में गूंज रहा था। ट्रू जॉय कम्स फ्रॉम लिविंग इन अलाइनमेंट विथ योर वैल्यूज एंड बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। किशोर ने खुद से वादा किया कि वो इस सीख को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। उसने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, आज मैंने महसूस किया कि खुशी और संतोष बाहर से नहीं आता, ये मेरे अंदर है जब मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। अब मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मेरी अपनी है, किसी और की नहीं। किशोर की जर्नी ने उसे सिखाया था कि असली आज़ादी दूसरों की वैलिडेशन से बाहर निकलकर
खुद को समझने में है। और इसी के साथ उसने महसूस किया कि उसकी कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही थी। ये बस एक नई शुरुआत थी, उसकी सच्चाई, खुशी और फुलफिलमेंट की। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। सुनने के